हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इसका 5वां प्रश्न सीखेंगे। तो आपको एक बार देख लेने के बाद खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करना है ताकि ये आप बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन के साथ में हमें एक आकृति दी गई है, ये देखिए ये आकृति है। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A, B, C और D। सबसे पहले ये एक समांतर चतुर्भुज हमें दिया गया है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जो AB भुजा है इसका मध्य बिंदु E है और जो CD भुजा है इसका मध्य बिंदु F है। आप यहाँ पे देखिए AB का मध्य बिंदु E है और CD भुजा का मध्य बिंदु F है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे इन्होंने लिखा है कि दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। तो कौन कौन से रेखाखंड? AF और दूसरा कौन सा है? EC। ये देखिए ये है रेखाखंड AF और ये है रेखाखंड EC। इन्होंने कहा है कि ये दोनों रेखाखंड विकर्ण जो BD आपको दिख रहा है ना, इसको समान 3 भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि समत्रिभाजित करते हैं। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ हमें क्या करना है कि जो BD आपको विकर्ण दिख रहा है ना, इसके 3 हिस्से हो चुके हैं। किन किन के द्वारा? AF के द्वारा और EC के द्वारा। तो पहला टुकड़ा है DP, दूसरा टुकड़ा है PQ और तीसरा टुकड़ा है QB। तो ये तीनों टुकड़े बराबर हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है अच्छे से, तो ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें दिया है हम वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? एक समांतर चतुर्भुज ABCD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी खासियत क्या होगी कि AB किसके बराबर होगा? CD के बराबर। तो सबसे पहले तो AB जो है वो समांतर होगा CD के, और दूसरा जो है कि AB जो है वो बराबर भी होगा CD के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा। आप चाहें तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें भी 1/2 का गुणा कर देंगे और इसमें भी 1/2 का गुणा कर देंगे, यानी कि जब AB बराबर CD है, AB भुजा बराबर CD है, तो AB का आधा भी CD के आधे के बराबर होगा। तो हमने इस तरीके से कर दिया। ये देखिए अब AB का आधा क्या है? तो AB का आधा हम AE लिख सकते हैं, क्योंकि E मध्य बिंदु है तो हम इसको लिख सकते हैं कि AE। और इसी तरीके से CD का आधा हम क्या लिख सकते हैं? ये FC। हमें वही लेना है भुजा जो इस चतुर्भुज के अंदर आ रही है। ये देखिए ये वाला। तो इस तरफ तो हम AE ले लेंगे और इस तरफ हम ले लेंगे FC। हमें DF नहीं लेना है क्योंकि वो तो इस चतुर्भुज के बाहर निकल जाएगी। ये देखिए ये वाला AECF। तो हमें क्या करना है? AE लेना है इस तरफ और इस तरफ लेना है FC, ताकि ये जो AF और EC जो रेखाखंड खिंचे हुए हैं ना, इसमें इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो दो रेखाखंड हैं AF और EC, इन दोनों के बीच में यहाँ पे AE आएगी और यहाँ पे FC आएगी। इसलिए AB का आधा तो AE और BE दोनों हैं, लेकिन हमने कौन सा चुना है? AE चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि ये हमारे रेखाखंड AF और EC के बीच में आता है, ये तो बाहर है। इसी तरीके से यहाँ पे जब बात करें CD, तो CD का आधा हमें लिखना है तो हम CF लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं DF।
लेकिन हमने ये एफ सी या सी एफ ही क्यों चुना है, क्योंकि ये दो रेखाखंड है ना, ए एफ और सी डी, इनके बीच में आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए ई बराबर सी एफ। तो जब ए ई सी एफ के बराबर है और साथ में ये दोनों आपस में समांतर भी हैं। क्यों समांतर हैं? क्योंकि ए बी समांतर है तो ए ई भी समांतर होगी ना इसकी, सी डी के। क्यों होगी? क्योंकि ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं, तो ए ई ए बी में ही तो है ए ई, और सी एफ सी डी के अंदर ही तो है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी तरीके से ए ई जो है वो समांतर भी हो जाएगी सी एफ के। तो जब ऐसी स्थिति है कि ये वाली जो भुजा है ए ई, ये एफ सी के बराबर और समांतर है, तो मतलब ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हो गई, तो ये भी अपने आप समांतर और बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसके बाद हम त्रिभुज लेंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज तो हो गया। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ए एफ भी समांतर हो जाएगी सी ई के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तब, या समांतर चतुर्भुज हो गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली भुजा इसके बराबर और समांतर है, और ये वाली भुजा इसके बराबर और समांतर है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज जब लिख दिया है तो वो सब बातें क्लियर है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज। एक त्रिभुज हमें ये लेना है, ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी में। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय लगाना है, और जिससे क्या होगा कि ये प्रूव हो जाएगा। अगर हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ई ए बी का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे ई ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तथा ए पी समांतर होगी ई क्यू के। क्यों? क्योंकि ये पूरी भुजा समांतर है, ए एफ ए सी के समांतर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा ए पी समांतर है ई क्यू के। तो अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले तो इसका रीज़न दे देंगे कि क्यों समांतर हैं ये दोनों। ए पी और ए क्यू आपस में समांतर क्यों हैं? क्योंकि इनका लंबी जो भुजा है ए एफ वो समांतर है ई सी की। तो हम लिखेंगे चूँकि ए एफ जो है वो समांतर है ई सी के। ठीक है, तो इसलिए ये छोटी भुजाएं भी समांतर हो जाएंगी। तो अगर ये ऐसी स्थिति है, तो अगर यदि त्रिभुज की बात करें तो एक भुजा का मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो, दूसरी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा दूसरी भुजा के समांतर हो, तो वह तीसरी भुजा का मध्य बिंदु होता है। ये प्रमेय है। तो हम क्या लिखेंगे, तो जो Q है वो BP का मध्य बिंदु होगा। तो Q PB का मध्य बिंदु होगा। इस तरीके से। और इसके पीछे रीज़न क्या है, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि क्योंकि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा अगर त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर है,
तो वह तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो ये वाली लाइन जो मैंने बोली है वो आप लिख सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब ये मध्य बिंदु होगा तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि बी क्यू बराबर पी क्यू, यानी कि बी क्यू और क्यू पी एक ही बात है, दोनों बराबर बराबर सिद्ध हो चुके हैं। तो हम लिखेंगे तो तब बी पी या बी क्यू बराबर क्यू पी। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये वाला त्रिभुज लेना है। ठीक है, ये वाला, इसमें भी वही नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज डी सी क्यू में, ये वाला त्रिभुज डी सी क्यू में। फिर इसमें आपको लिखना है कि एफ डी सी का मध्य बिंदु है या सी डी का मध्य बिंदु एफ है, तो लिखना है एफ सी डी का मध्य बिंदु है। तो सी डी का मध्य बिंदु एफ है। तो अब देख सकते हैं कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक समांतर रेखा, और यहाँ पे यदि देखा जाए तो सी और क्यू एफ पी के समांतर है, तथा जो सी क्यू है वो समांतर है एफ पी के, क्योंकि पूरी लाइन समांतर है। ये ए एफ समांतर है ई सी के, तो चूंकि ए एफ समांतर है ई सी के, तो ए एफ और ई सी समांतर है, तो इनके छोटे टुकड़े भी आपस में कैसे हो जाएंगे समांतर, तो ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो फिर इस हिसाब से अगर ये दोनों समांतर हैं इस त्रिभुज में, यदि देखें, ये देखिए ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, इस त्रिभुज में यदि देखें कि ये दोनों जो लाइन है वो समांतर हैं और ये एक भुजा का मध्य बिंदु है, तो ये त्रिभुज में वही नियम लग गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा अगर त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर है तो वह तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से निकलेगी। तो फिर इस हिसाब से पी डी क्यू का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तब या तो जो पी है वो किसका मध्य बिंदु होगा, डी क्यू का। मध्य बिंदु होगा। तो जब ये मध्य बिंदु है P, तो डी पी बराबर पी क्यू हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डी पी बराबर पी क्यू या क्यू पी एक ही बात है, तो हम लिखेंगे डी पी बराबर क्यू पी। इसको समीकरण 2 बना देंगे। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो समीकरण 1 व 2 से क्यू पी के बराबर ये भी है और क्यू पी के बराबर ये भी है, तो तीनों आपस में बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि बी क्यू बराबर क्यू पी बराबर डी पी। वही हमें सिद्ध करना था, बी क्यू पी क्यू और बी क्यू क्यू पी और डी पी एक ही बात है ना, ये तीनों भाग तीनों समान हो गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समत्रिभाजित करते हैं, यही सिद्ध करना था। तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे और लिख देंगे अतः ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं, इस तरीके से। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं और इसी तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। थैंक यू।